हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस तीनों चीज़ें चल रही हैं, इसके लिए आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट रिकॉर्ड होगा। वो अभी नहीं रिकॉर्ड हो पाया, लेकिन रिकॉर्ड हो जाएगा, जल्दी ही रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है आज ही आपको मिल जाए, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ग्रुप डी के लिए जो प्रोसेस सर्वर का है उस लेवल को मैथ आपको प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए तो हम लोगों की जो क्लास है वो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई आज हमारा जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है जो ग्रुप डी के लेवल का है तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ग्रुप डी के लेवल में आपको बहुत ज़्यादा लेवल नहीं, लेकिन हाँ 2014 से बात देखें तो 17 के बाद फिर 19 और 19 के बाद फिर 22 और 22 के बाद फिर ये 24। तो दोनों में मतलब जो अब तक पेपर का लेवल आया है वो देखे जाए तो 2014 का लेवल अलग था, फिर 17 अलग, फिर 19 थोड़ा सा ऊपर गया, 22 में और ऊपर गया था, लेकिन इस बार 24 में लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्रुप डी का, तो वो जरूर देखना है। चलिए तो सामान्य हिंदी में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे जो अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, अमर, मत, विश्व और विष। तो अमृत का विष हो जाता है, अमृत से आदमी जी जाता है और विष से इंसान मर जाता है। 62 नंबर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से अनुज का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा। मतलब फिर विलोम शब्द ही बताना है। अनुज का मतलब होता है छोटा, तो छोटे का बड़ा बताना पड़ेगा। बड़ा का मतलब क्या होता है, ये अग्रज लिखा हुआ है। अग्रज का मतलब होता है, अग्रज मतलब जो आगे आया होता है, आगे जो हमसे आएगा वो हमसे बड़ा होगा, तो इसलिए उसको अग्रज कहा जाता है। ठीक, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर क्या लिखा हुआ है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए वाक्यांश छांटना है। अल्पाहारी जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। तो ये यहाँ पे अल्पाहारी, अल्प मतलब कम, हारी मतलब जो है खाना, तो जो कम खाएगा उसको अल्पाहारी कहा जाता है और जो फल खाता है उसको फलाहारी कहा जाता है। 64 नंबर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाएगा, अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर। देखो सहोदर का मतलब भाई बहन होता है, सहोदर का मतलब भाई बहन होता है। क्या होता है, जो सहोदर होता है तो सहोदर का मतलब भाई बहन होता है। बाकी जो यहाँ पे दूसरी माता से, मतलब जब किसी भी व्यक्ति दो शादी करे और दो उसकी वाइफ हो और दोनों से अलग अलग बच्चे हों, तो उनमें जो है तब क्या होता है, वो अन्योदर कहलाता है। ठीक, सहोदर का मतलब भाई बहन एक ही माता से जो पैदा होते हैं उनको सहोदर कहते हैं। चलिए 65 नंबर, अर्क के लिए बेमेल शब्द ढूंढना है। जो अर्क है उसके लिए बेमेल, अफवन, काढ़ा, अंतर और सूर्य लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको उसके लिए अलग शब्द बताना है। अर्क के लिए बेमेल शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, जो अर्क होता है, ठीक, वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। जो सूर्य मतलब सूर्य का पर्यायवाची बता रहा हूँ। सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे सूरज होता है, रवि होता है, दिनकर होता है, प्रभाकर होता है, मार्तंड भी होता है, और होता तो खैर ये अर्क भी है। ठीक, तो यहाँ पे अर्क भी हो जाएगा। तो अर्क का मतलब सूरज तो हो ही जाएगा, अंतर, काढ़ा, ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो लेकिन अंतर नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, अंतर नहीं हो पाएगा। ठीक, अर्क के लिए जो बेमेल शब्द है वो अंतर नहीं हो पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका, कपड़ा का। अच्छा देखो, चलन, वसन, गगन और जंगल। तो वसन मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। किसका मतलब कपड़ा होता है, वसन का मतलब कपड़ा होता है। वर्तन की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी नहीं, वर्तन नहीं बर्तनी, ठीक है, वर्तन नहीं बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्या हो जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। सब लिखे वही तरीका है, लेकिन इसमें हमको एक सही लिखा है। बाकी जो बोलने का जो उच्चारण है वो लगभग सबका एक रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पे जो बोलने के अलावा जो लिखा सही है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो अनुग्रहित यानी कि जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। चौथे वाले में तो अनुग्रहित लिखा था, तो वो तो बिल्कुल ही गलत था, तो उसको तो वहीं पे आप छोड़ देते। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। 67 नंबर में कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या हुआ, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आंखें खोलना मतलब भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो क्या हो जाएगा, अगर आंखें खोल देगा तो मतलब आपका भ्रम दूर कर देगा, तो भ्रम को दूर करना हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना नहीं। जब देखो ऊंट का मुंह होता है बड़ा और जीरा बहुत छोटा सा होता है, क्या होता है? छोटा सा होता है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे सही विकल्प के लिए चुनकर हमको निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को पूरा करना है। सिंहासन खाली करो कि आती है, क्या देवता आती है? देवता तो आते हैं, वो आती हो नहीं सकता। असुर आती है? नहीं, वो भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज बनेगी, क्या? जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्योंकि जनता फीमेल में लिखा जा सकता है। बाकी जो देवता है वो असुर और देवता ये दोनों जो है आपको पुल्लिंग में ही लिखने पड़ेंगे। चलिए फिर 71 नंबर की तरफ चलेंगे। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उपयुक्त शब्द बताना है। बारिश, ठंड बढ़ गई, तो क्या हुआ? बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश द्वारा ठंड हो गई, बारिश के कारण ठंड हो गई, या बारिश के लिए ठंड हो गई? तो बारिश के कारण ठंड हो गई, तो यहां पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है, पूछा जा रहा है ये कितने आधार पर होता है, ठीक है? तो 2, 3, 6 या 8। देखो वाक्यों का अगर वर्गीकरण की बात करेंगे तो वो तो 2 आधार पे हो जाता है। कौन कौन से? तो वाक्य के 2 आधार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विविधवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। लेकिन जो रचना होती है उनके आधार पर सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ये 3 तरीके के होते हैं। तो यानी कि अगर वाक्य के भेद पूछे जाएंगे तो वाक्य तो सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है? वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है? चलिए फिर 73 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूरज प्लस उदय, सूरज प्लस उदय। तो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ वाले, तो दोनों ऐसे खत्म हो गए। बाकी सूरज प्लस उदय का कोई मतलब नहीं है, सूर्य प्लस उदय होना चाहिए था। चलो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? जो समास होते हैं अगर हम इनके पद जो होते हैं इनको अलग करें तो वो क्या कहलाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। तो समास विग्रह होता है, तो इनके जब पदों को हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसको विग्रह कहा जाता है। चलो बहुब्रीहि समास का जो है उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जब 2 पद मिलके किसी तीसरे पद को इंगित कर देते हैं तो वो बहुब्रीहि समास बन जाता है। देखो पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज और चरण कमल। तो यहाँ पे देखो अगर जो हम लोग बात करें कि क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो चतुर्भुज मतलब 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन हो जाता है? अर्थात विष्णु जी की 4 भुजाएं होती है ना, चतुर्भुज। अगर ये आपको यहाँ पे बहुब्रीहि समास का ऑप्शन ना देता, कहता चतुर्भुज में क्या है, तो चतुर्भुज में फिर आपको सीधे सी एक बात देखने को मिलती है, और वो क्या होती? वो होती है आपका द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक आता है। 76 नंबर, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। तो अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना या सजाना एक तरीके से। तो सजाया ज़्यादातर औरतें सजती हैं आभूषणों से, वस्त्रों से भी, लेकिन आभूषण से उनकी जो काया होती है उसमें मतलब 4 चांद लग जाते हैं, इस तरीके की बात आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आभूषण अलंकार जो होते हैं वो क्या करते हैं? आभूषण के रूप में उनको देखा जाता है। 77 नंबर, किसी कार्य का करना या होने का जो बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य का करना या होना जो है वो क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया जो है वो 3 प्रकार मतलब 3 प्रकार शब्दों से बनती है, धातु, संज्ञा और विशेषण से। तो जैसे धातु से मतलब पढ़ना, जिसमें पढ़ जो हो गया धातु हो गया और ना, ठीक। संज्ञा से हथियाना यानी कि हाथ, आ प्लस ना। विशेषण से चिकनाना, तो चिकना प्लस आ प्लस ना, तो ये बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ हम लोगों को दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही मापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल वंडरलिच ने
शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और यह नतीजे पर पहुंचे कि जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है सॉरी इसका अर्थ है कि बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 कब 98.6 का आंकड़ा जल्द ही इस मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा, एक सर्वाइकल गाइड आई, दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले, पर अब 98.6 इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैनन ने पिछले दिनों एक लंबा शोध किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम के वक्त थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का तापमान अलग अलग होता है, यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानक सही नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े से सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रतिक्रियाओं से ही बनते हैं। समाज और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनमें उनके उतार चढ़ाव ही था भर पाई जा सकती है। दिक्कतें तो तब आती हैं जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। देखो ठीक है, पैराग्राफ अपनी जगह है, लेकिन मैं इस तरीके के जो लोग होते हैं मैं इनसे कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ, ना मैं इन लोगों की बातों को अमल करता हूँ, ना मानता हूँ। अब जैसे एक व्यक्ति ने, अब ऐसे तो तुम क्या करोगे, क्या बच्चों के लिए अलग पैमाना लाओगे, ठीक है, फिर औरतों के लिए अलग पैमाना, बूढ़ों के लिए अलग पैमाना, फिर जवानों के लिए अलग पैमाना, सब तरीके के। तो अलग अलग पैमानों में क्या होगा, डॉक्टर बेचारा अलग अलग पैमाने ही फिर वो याद करता रहेगा। वो अपनी डॉक्टरी की चीज़ें कैसे याद रखेगा, सारी चीज़ें। तो वो पिछले जो डॉक्टर थे उन्होंने बिल्कुल सही किया कि एक बार में जो पैमाना लेके आया 98.6 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट, तो वो बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन अब लोगों को जो है दिमाग में जो है एक तरीके की चुल्ल होती है, और यही चुल्ल जो है कई बार हम अपने चैनल पे भी लोगों में देखते हैं, आके कमेंट करते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें हर जगह पे होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत थे। पहले वाले सही थे, बाद वालों के लिए मैं भी कहूँगा कि वो गलत है। आप ये जो तरीका पैमाना दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन अब हम अगर एक चीज़ का एक पैमाना मान के चलेंगे तो ऐसे तो फिर आपके लिए समय के लिए भी है। समय तो पूरे विश्व में हर जगह पे अलग अलग है ना, लेकिन हम लोग एक लाइन निकालते हैं, उस लाइन के हिसाब से। जैसे भारत में भी 4 अपने जो है टाइम जोन है। अब अगर उस 4 जोन की बात करेंगे तो आपके लिए फिर यहाँ पे क्या है, तो आप अलग अलग जगह भारत में अलग अलग टाइम रखिए। क्या मूर्खता वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पहले वाले डॉक्टर था बिल्कुल सही था, उसने बिल्कुल सही किया कि भैया हम तो यहाँ पे जो है एक पैमाना दे रहे हैं, उससे आप सबको जज कर लीजिए, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन ये जो बाद वाले हैं ये अपने आप को इतना अच्छा और इतना वो दिखाना चाह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा नहीं है, पहले वाले बहुत गलत थे, उन्होंने गलत किया, हम जो बता रहे हैं वो सही। अगर सही हो तो फिर एक पैमाना दो ना, पैमाना नहीं दे पा रहे हो, वो गलत है। चलो खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। क्या रहा है? उसको मापना जो है, क्या है, मापना उसकी फितरत में रहा है। वो चीज़ों को मापता रहा है, सर्दी गर्मी को मापा है, इंसान की हाइट, सब चीज़ों को नापता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में क्या सही कथन चुनिए। तो बड़ों के मुकाबलों बच्चे का थोड़ा सा ज्यादा होता है, पुरुष के मुकाबले महिलाओं का मामूली सा कम होता है। और क्या लिखा हुआ है, तो पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री का जो मानक फ़ारेनहाइट का मानक सही, मानक ही सही है। शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा अधिक और शाम के वक्त थोड़ा कम होता है। इन्होंने सही कथन की बात की है। अगर जो पैराग्राफ में लिखा तो उसके सही कथन की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ों के मुकाबले जो बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो। सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने में दिक्कत कब आती है? जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाता है, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं, जब इस तापमान को समझने के लिए शोध करने लगते हैं, जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है। तो देखो वैसे तो माना जाए तो जो ऑप्शन के हिसाब से, मतलब जो हमारे पैराग्राफ में था, तो जड़ मानक मान लेते हैं, तब वो गलत हो जाता है।
लेकिन समस्याएं यहाँ पे नहीं है। समस्याएं ये हैं कि 10 तरीके के लोग आते हैं। अभी कोई उठ के समाज में अभी ये कह दे कि ये जो बाद वाले मतलब जो वैज्ञानिक हैं या जो भी डॉक्टर हैं, इन्होंने गलत कहा है कि नहीं ठीक है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, तो सबके अलग अलग पैमाने बनेंगे, फिर सबके लिए जो है अलग अलग थर्मामीटर बनेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग अपने दिमाग में ना रखें। जो चीज़ें चल रही हैं समाज में बिल्कुल सही चल रही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। खैर, जो प्रैक्टिस सेट था हमारा हिंदी के लिए, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको जो है बिल्कुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।